वेलकम फ्रेंड्स। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, ट्रू फॉल्स का है। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स में लिखा है, ट्रू या फॉल्स बताना है आपको। ठीक है, तो लिखा है क्वेश्चन कि कोस थीटा बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइड में 2ab। तो कोस थीटा अगर इसके बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन में 2ab, वेयर ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट नंबर, जहाँ ए और बी दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, और सच दैट ऐसे है कि ए बी का जो प्रोडक्ट है वो 0 से बड़ा है। तो बताना है कि मतलब ए बी का प्रोडक्ट जो है वो 0 से बड़ा है। तो बताना है कि क्या ये कंडीशन सत्य है यानी ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, लिख देंगे वी नो दैट, लिख देंगे हम जानते हैं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा, ठीक है, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, मान लो a और b का प्रोडक्ट 0 दिया है, तो a b कोई संख्याएं होंगी, तो कोई भी संख्या है उनको माइनस कर लो, उनका होल स्क्वायर करने पे वो 0 से हमेशा बड़ा आएगा। क्योंकि मान लो इसको घटाने पे माइनस आ रहा हो तो माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो लिख देंगे कि ये जो होता है स्क्वायर करने पे कोई पॉजिटिव नंबर होता है। सही है, तो इसका फॉर्मूला जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये जाएगा ग्रेटर देन 0, ये जो माइनस का 2ab उधर भेज दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 2ab हो जाएगा, और ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइड में, मान लो हमने डिवाइड में ये लिया है 2ab, तो इधर बचेगा 1। तो यानी ये जो संख्या है वो 1 से बड़ी है। तो इसका मतलब कोस थीटा ही था ये, तो कोस थीटा भी 1 से बड़ा है। तो लिख देंगे कोस थीटा का मान जो है ना वो 1 से बड़ा है। तो लिख देंगे विच इज़ नॉट ट्रू, ये ना ट्रू नहीं है यानी नॉट पॉसिबल। कोस थीटा का मान जो होता है ना वो मतलब 1 और मतलब क्या होता है ना कि 1 होता है या 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। तो हमारे यहाँ तो 1 से बड़ा बता रहे हैं, तो इसीलिए लिख देंगे फॉल्स। कोस थीटा का मान 0 हो सकता है या 1 के बीच हो सकता है, बाकी हमारा आंसर बता रहा है 1 से भी बड़ा आएगा, तो 1 से बड़ा नहीं आएगा, नॉट पॉसिबल। तो यानी ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, उसके बाद ना एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। सॉरी, उसके बाद लिखा है असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। तो इसमें ना कारण और परिणाम लिखा होता है, तो इसको पढ़ते हैं। तो लिखा है इच क्वेश्चंस, मतलब हर प्रश्न जो है कंटेन्स एन असर्शन फॉलो बाय रीजन। एक परिणाम लिखा हुआ है, उसका कारण लिखा हुआ है, यानी एक कथन है और इसका कारण है। रीड देम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन। तो कहता है इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही चयन को चुनते हुए आंसर दीजिए। सेलेक्ट द वन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द टू स्टेटमेंट। तो कहता है कि वो वाला चुनिए जो सबसे बेस्ट हो। तो पहला ऑप्शन आपको कब चुनना है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, जब आपके असर्शन भी करेक्ट हो, रीजन भी करेक्ट हो। इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट मीनिंग या करेक्ट रीजन देता हो, तो ए ऑप्शन लगाना है। बी ऑप्शन कहता है कि बोथ ए एंड असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, वैसे तो दोनों ही करेक्ट होंगे, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो लेकिन जो रीजन होगा वो इसका सही व्याख्या नहीं करेगा। तो अगर सही व्याख्या करेगा तो ये ऑप्शन लेना है, और सही अगर रीजन अगर सही नहीं लिखा है, बाकी रीजन भी सही होता है, तो आपको बी मानना है। सी ऑप्शन असर्शन इज करेक्ट, यानी असर्शन तो करेक्ट हो बट रीजन इज इनकरेक्ट हो। और डी है आपका असर्शन आपका इनकरेक्ट है लेकिन रीजन करेक्ट है। तो यानी 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से आपको ABCD लगाना है। तो पहला क्वेश्चन है 32वां, इसमें लिखा है कि
असर्शन, एक असर्शन लिखा हुआ है, एक रीजन लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि असर्शन में क्या है और रीजन में क्या है। तो असर्शन में लिखा है कंसीडर, मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है ABC और एक है ट्रायंगल DEF, एक ट्रायंगल है DEF। तो लिखा है कि एंगल C बराबर एंगल F बराबर 90 है। तो इसमें C 90 है, इसमें F 90 है। और एंगल B एंड E आर एक्यूट एंगल, एंगल B और एंगल E एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो कहता है कि सच दैट साइन B इक्वल टू साइन E, ऐसा हो सकता है कि साइन B बराबर साइन E हो। तो देन अगर साइन E बराबर साइन E हो तो देन एंगल B इक्वल टू एंगल E, तो एंगल B एंगल E इक्वल हो जाएगा। तो B और E एक्यूट एंगल है और सच दैट ऐसे है कि साइन B और साइन E इक्वल है। तो बोल रहा है कि क्या ये एंगल भी इक्वल होंगे। और रीजन लिखा है कि दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस है। रीजन में लिखा है कि दोनों ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है DEF। तो यानी तो लिख देंगे कि इसका सही आंसर वैसे तो आपका B है, तो इसका आंसर सही तो B है। अब क्यों है तो देखो, तो मान लो ये दो ट्रायंगल था, तो आप एक ट्रायंगल ऐसे बना लो, एक ट्रायंगल ऐसे बना लो। बना लिया। बनाने के बाद आप यहाँ पे नाम लिख दो ACB और यहाँ भी लिख दो आप DFE यानी DEF, ABC DEF। तो पर्सन ने बोला था कि इसमें B मतलब इसमें C और F 90 है, तो C और F 90 है। और आगे देखोगे ध्यान से तो हमें क्या दिया था कि साइन B बराबर में साइन E है। तो साइन B बराबर में साइन E है, तो इसका मतलब पर्सन में क्या क्या दिया था आपने पढ़ा ध्यान से कि C बराबर F तो हमें दिया ही था कि C वाला F के बराबर है। B और E एक्यूट एंगल है, तो ये साइन E बराबर साइन, ये साइन साइन हट जाएगा तो एंगल B बराबर एंगल E ही माना जाता है, ठीक है। तो यानी अब ये दोनों इक्वल हो गया कि B वाला E के बराबर है, C वाला F के बराबर है, तो ऑटोमेटिक A वाला भी क्या हो जाएगा D के बराबर हो जाएगा। तो यानी ये दोनों ट्रायंगल में सारे एंगल बराबर आ रहे हैं, साइड का तो जिक्र हुआ नहीं। तो यानी एंगल एंगल क्रिएशन से देखा जाए तो ट्रायंगल ABC सिमिलर बन सकता है DEF के, मतलब ABC जो है DEF के सिमिलर है, यानी ये समरूप है, ये सर्वाक्षम नहीं है। सर्वाक्षम होने के लिए केवल एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाएंगे। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी लग रहा है इसमें, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंस नहीं होता, एंगल एंगल वाला कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल नहीं होते, तो एंगल एंगल वाला सिमिलर होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एंगल एंगल बराबर है, ये नहीं बताया कि ट्रायंगल छोटा है बड़ा है। तो इसीलिए रीजन में लिख दिया है कि ये जो है ना ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, यानी दोनों करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लेकिन रीजन जो होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है कि ये सिमिलर है, ठीक है। कांग्रेस में भी हो सकता था अगर ये कांग्रेस दिया होता, तो इस वजह से हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 33 करते हैं। 33 में लिखा है कि असर्शन में लिखा हुआ है कि असर्शन में लिखा हुआ है कि कोस ए प्लस साइन इक्वल टू 1। तो हमने पढ़ा भी है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कह रहा है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो ये तो करेक्ट है। अब लिखा हुआ है रीजन में एन इक्वेशन इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कोई ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व हो एंगल के रूप में, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है, तो ये भी सही है। और इफ़ इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एंगल इन्वॉल्व, क्या ये कह रहे हैं सभी एंगल के लिए ट्रू होता है, तो ये भी सही है। तो इसमें सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा सभी एंगलों के लिए ट्रू होता है। अगर हम यहाँ पे मान लो 45 पुट कर दें, ठीक है, तो 45 पुट करने पे आ जाएगा साइन 45 कोस 45 इक्वल टू 1। साइन 45 हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, और ये भी आएगा 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/2 आएगा, और ये भी 1/2, जोड़ने पे 1 आ जाएगा, सही है। तो यानी ये ए ऑप्शन हो जाएगा कि ये मतलब करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं 33 के बाद 34। 34 में लिखा है कि असर्शन और रीजन। तो पहले इसको मैं मिटा लेता हूँ।
तो उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है, असर्शन में लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 7/5 इज पॉसिबल। क्या किसी साइन थीटा का मान 7/5 हो सकता है? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 7 और हाइपोटेनस 5 हो सकता है? नॉट पॉसिबल, यानी ये संभव नहीं है, क्योंकि जो हाइपोटेनस होता है वो बाकी भुजाओं से बड़ा होता है। तो यहाँ तो उल्टा लिख दिया है कि हाइपोटेनस 5 है, परपेंडिकुलर 7 है। तो कोई भी ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसलिए ये गलत है, असर्शन तो गलत हो गया। रीजन पढ़ते हैं, हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, हाँ ये सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है, असर्शन में लिखा हुआ है आपका कि फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इफ़ tan थीटा बराबर 5/12 हो, अगर tan थीटा 5/12 हो तो देन द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 13, तो सबसे बड़ी भुजा 13 होगी। तो tan थीटा का फॉर्मूला आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आएगा। तो परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर आएगा। सोल्व करने पे ये 13 के स्क्वायर हो जाएंगे, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर 13 स्क्वायर कट जाएगा, हाइपोटेनियस 13। तो प्रश्न में दिया था कि द वैल्यू ऑफ फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ tan थीटा इक्वल टू 5/12 है, तो देन द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 13। तो सबसे बड़ी जो भुजा होगी इस ट्रायंगल की वो 13 होगी, हाँ क्योंकि हाइपोटेनियस है, तो असर्शन तो सही दिया है। रीजन पढ़ते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर विच इज ए ग्रेटेस्ट साइड, जो कि बड़ी भुजा, ये भी सही लिखा है, तो ए भी सही है और मतलब असर्शन भी सही है, उसका रीजन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 36वें में असर्शन में लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, तो ये हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि जो एक होता है tan 60, इसका मान होता है √3 और √3 का मान 1.73 होता है, तो यानी 1 से ज़्यादा हो रहा है, तो फॉल्स हो गया, तो ये फॉल्स हो गया। रीजन लिखा है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो tan थीटा में दिया हुआ है कि sin थीटा बटे cos थीटा, तो यानी tan थीटा जो होता है वो sin थीटा बटे cos थीटा होता है, और sin थीटा बटे cos थीटा, तो साइन की वैल्यू भी 0 से बड़ी होती है और इसकी 0 से बड़ी होती है। तो मान लो ऊपर की संख्या नीचे की संख्या, ऊपर हमने मान लो बड़ी लिख दी, नीचे छोटी लिख दी, तो इसका आंसर 1 से आर पार भी जा सकता है, तो रीजन सही लिखा है, तो यानी असर्शन गलत है, रीजन सही है, इसका भी ऑप्शन डी ही होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, तो इसका भी आंसर डी ही है, सही है। तो उसके बाद हमारे 36 क्वेश्चन हो गए। 36 के बाद मैं अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ 37वां, ठीक है। सैंतीसवें में लिखा हुआ है कि राइट द वैल्यू, आपको वैल्यू बतानी है इसकी, sin स्क्वायर 30 का और sin स्क्वायर 60 का, सॉरी कोस है। तो sin स्क्वायर 30 और कोस स्क्वायर 60 का मान बताना है। sin 30 का मान होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर लगा दो, और कोस 60 का मान होता है, ये भी 1/2 ही होता है, इसका स्क्वायर लगा दो, तो 1/4 आ जाएगा, और 1/4 जोड़ो क्या इसमें लेके, तो 2/4 कट के 1/2 आ जाएगा। तो ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था, तो इसको ऐसे सोल्व करना था। 38वां लिख रखा है कि इफ़ sin x प्लस कोस y का मान अगर 1 है और x का मान 30 डिग्री है एंड y इज एन एक्यूट एंगल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो बस यहाँ पे sin x की जगह 30 लिख दो, तो sin 30 जाएगा, sin 30 डिग्री प्लस कोस y इक्वल टू 1 दिया हुआ है। sin 30 का मान 1/2 होता है, तो प्लस कोस y बराबर 1, ये उधर घट जाएगा, तो कोस y के लिए हो जाएगा 1/2, तो कोस y बराबर होता है कोस, ये कोस 1/2 किसका मान होता है, ये होता है कोस 60 का।
कोस से कोस हट जाएगा तो y की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू 60। 39वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू, आपको वैल्यू पता करना है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ये तो कर ही लोगे। साइन 60 का मान √3/2 होता है, स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई tan 45 का मान 1 होता है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, और कोस 30 का मान होता है √3/2 और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ये वाले से अलग कट जाएगा, प्लस माइनस है तो 2 एकम, तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। 40वां क्वेश्चन है कि इफ़ साइन ए, अगर हमें साइन ए दे रखा है 3/4 है तो हमें सेक ए का मान बताना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो एक ट्रायंगल है तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो थीटा मान लो ये ए है, इसके सामने परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेनियस 4 हो गया, तो इसमें पाइथागोरस लगा दो। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आएगा 4 का स्क्वायर बराबर 3 3 9 जमा बेस का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 इधर घट जाएगा तो 7 बराबर में बेस का स्क्वायर। बेस निकालोगे तो √7 हो जाएगा, तो √7। अब हमें क्या निकालना है, सेक ए का मान। तो फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस अभी आया था 4 और बेस आया था √7, तो 4/√7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन हो गए।